आज हम स्वर संधि में यह भी सीखेंगे कि ए और ओ कैसे बनता है। तो उम्मीद है आपको गुण संधि और स्वर संधि के सभी नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। स्वर संधि हम सीख रहे हैं जिसमें दीर्घ संधि सबसे पहले देखेंगे। संस्कृत में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को कैसे इसको समझे, ये देखो, जिसमें दोनों तरफ बराबर का स्वर, समान स्वर आता है, वहां दीर्घ संधि होती है। और कैसे इनको संधि कर सकते हैं, दोनों तरफ समान स्वर यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में एक ही स्वर, इधर आ है तो इधर भी आ ही होगा, इधर आ है तो इधर भी आ ही, दोनों तरफ आ समान होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि एक तरफ दीर्घ है तो दूसरी तरफ ह्रस्व भी हो सकता है, एक तरफ ह्रस्व है तो दूसरी तरफ दीर्घ भी हो सकता है। तो इसको हर तरह से हम देखते हैं। दोनों तरफ ह्रस्व है, दोनों तरफ दीर्घ आ है, एक तरफ ह्रस्व है और दीर्घ आ है, इधर दीर्घ भी है और ह्रस्व भी है। तो दोनों तरफ से हम देख रहे हैं, तो इनको दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ही बनेगा। इनका रिजल्ट दीर्घ आ ही बनेगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि दोनों तरफ समान स्वर हैं, तो जहां समान स्वर होता है उसका रिजल्ट दीर्घ ही, उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर देखो शब्द दिए हुए हैं रामः अनुजः। तो यहाँ पे म में भी अ है और अ मिलकर आ हो गया, यानी कि रामानुज। तो माँ में आ की मात्रा यानी दीर्घ स्वर हो गया रामानुज। विद्या आलया, विद्या में आ है, दीर्घ है, इधर भी दीर्घ आ है, दोनों को मिलाकर एक दीर्घ आ बन गया, तो विद्यालयः। देव आलया है, इधर भी आ है, इधर ह्रस्व आ है, इधर दीर्घ आ है, लेकिन दोनों तरफ समान स्वर होने के कारण देवालय, व में आ दीर्घ आ हो गया देवालयः। विद्यार्थी, इधर दीर्घ आ है और इधर ह्रस्व आ है, लेकिन दोनों तरफ आ होने के कारण दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आ हो गया और शब्द बना विद्यार्थी। आ दीर्घ हो गया, इधर भी आ दीर्घ है, आ दीर्घ है, आ दीर्घ है। जहां पर भी दो शब्दों के बीच में दीर्घ स्वर होता है वहां पर दीर्घ संधि होती है, ये इसकी पहचान है। अब हम देखें कि अगर ई हो, अब अभी हमने ऊपर देखा कि अगर आ है तो दीर्घ आ हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे दोनों तरफ ई समान स्वर है, तो दोनों तरफ ई है तो इसका भी उसी स्वर का दीर्घ ई हो जाएगा। इधर भी ई है, ह्रस्व, इधर ह्रस्व ई है, इधर दीर्घ ई था, लेकिन रिजल्ट दीर्घ ई ही होगा। इधर ह्रस्व है और दीर्घ है, लेकिन दोनों तरफ समान स्वर होने के कारण दीर्घ ई हो गया, है ना। उसके बाद इधर भी देखिए, इधर दीर्घ ई है, उसके साथ में ह्रस्व ई है, लेकिन दोनों तरफ समान स्वर होने के कारण एक दीर्घ ई हो गया। अब इसके उदाहरण भी देख लें। ऋषि इंद्र तो ऋषीन्द्रः, नदी ईशा नदीशः, परीक्षा परीक्षा, देवी इंद्र देवीन्द्रः। इस तरह से एक बड़ी दीर्घ होगी, एक बड़ी ई लगकर ये दीर्घ संधि हो गई। दोनों तरफ ये कहा है दीर्घ ई बनकर इन दोनों शब्दों को जोड़कर ये शब्द बना, इसका मतलब है कि यहाँ भी दीर्घ संधि है। अब हम देखें कि ऊ अगर दोनों तरफ ऊ समान स्वर आया हुआ है तब कैसे देखेंगे। इधर भी ह्रस्व ऊ है, इधर भी दीर्घ ऊ है, इधर ह्रस्व है और ऊ और दीर्घ है। यहाँ पर ह्रस्व, यहाँ पर दीर्घ है, ऊ है, और उधर ऊ ह्रस्व है, लेकिन दोनों तरफ समान ऊ आया है, समान स्वर है, इसलिए दोनों स्वरों का एक समान स्वर दीर्घ हो गया। यानी जो समान स्वर आया है उसी स्वर का दीर्घ हो जाता है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। अब इसकी देख लें इसके उदाहरण। सु उक्ति सूक्ति, वधु उचुह वधूचुह, सिंधु उर्मी सिंधुर्मी, वधु उत्सवा वधूत्सवः, ना। इस तरह से अब अ ई उ भी हमने देख लिया। मात्र ऋणम, जो दीर्घ री होता है नीचे की तरफ 2 बार ऐसे घुमाया जाता है तो री दीर्घ री हो जाता है। होत्र ऋकार, होत्र लकार, मात्र ऋणम ऐसे हो जाएगा। होत्र ऋकार तो होत्र ऋकार, होत ऋकार। तो
इस तरह से हमने री वाले अक्षरों को भी समझा। तो दीर्घ संधि में ये पहचान है कि दोनों स्वर समान स्वर मिलकर उसी स्वर का एक दीर्घ हो जाता है। अब हम देखेंगे गुण संधि। गुण संधि के क्या नियम हैं? गुण संधि में दो स्वर अलग अलग दो स्वर होकर एक तीसरा रूप बन जाता है, वहां पर गुण संधि होती है। और इसके साथ हमें ये भी समझ में आएगा कि ए और ओ जो है ये भी संयुक्त स्वर हैं, ये अपने आप में अकेले नहीं बना है, ये स्वर दो स्वरों से मिलकर ये ए बनता है। अ और ई मिलकर ए बनता है। आ और ई दोनों तरफ, एक तरफ आ होना चाहिए, पूर्व पद में आ है, दूसरी तरफ ई है, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन अ और ई का मेल जहां होता है वहां ए बन जाता है। अ और ई से ए बना, आ और ई से ए बना, आ और ई से ए बना। ये हमें समझ आ गया कि आ और ई अगर आया है तो उसके मेल से ए ही बनता है, ए क्योंकि संयुक्त स्वर है। अब इसके उदाहरण देखें, नर इंद्र नरेंद्र, नर ईशः नरेशः। तो क्योंकि ये ए बन गया, इनको मिलने से अ और ई से ए बना, और ए जो है वो र में ए की मात्रा बनकर इसमें लग गया, नरेंद्र नरेशः रमेच्छा रमेशः। हम अ और उ वाले उदाहरण देखेंगे। अ के साथ जब उ आ जाता है तब ओ स्वर बन जाता है, ओ। तो यानी कि ओ भी संयुक्त स्वर है, अ और उ मिलकर ओ बना, आ और उ मिलकर ओ बना, अ और उ मिलकर ओ बना, आ और उ मिलकर ओ बना। दोनों तरफ इधर पूर्व पद में अ होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। और इसके साथ चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो ह्रस्व हो, लेकिन अ अगर आया है तो अ के बाद दूसरी तरफ उत्तर पद में दीर्घ उ हो या फिर ह्रस्व, यानी दोनों में से कोई एक उ होना चाहिए। अगर उ के साथ अ के साथ उ आया है तो इन दोनों को मिलाकर ओ ही बनेगा। इधर दीर्घ आ है, इधर भी दीर्घ उ है, लेकिन आ और उ मिलने, आ के बाद उ आया है तो ओ ही बनेगा। और ओ कौन सा? ओखली वाला ओ ही बनेगा। अ और उ के बाद ओ आया है, अ और उ से ओ बना, आ और उ से ओ बना। तो इनको कैसे हमने देखा कि अ एक तरफ आ है, चाहे दीर्घ है, चाहे ह्रस्व है या दीर्घ है, ह्रस्व है या दीर्घ है, और दूसरी तरफ उ होना चाहिए, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन अ के बाद उ आया है तो ओ ही बनेगा। अब आगे देखें, आ के बाद अगर री आया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात तो आराम से समझ में आ जाती है, लेकिन अ और री को कैसे समझे? अ और री जब बनता है तब अर मिलता है, अ और री मिलने से अर बनता है, आ और री बनने से अर बनता है। तो इसको कैसे देखें? राज ऋषि राजर्षि, महर्षि महर्षि। तो यहाँ पर देखा हमने कि आ और री मिलने से अल हो जाता है, आ और री मिलने से अल हो गया। अब इनके शब्द भी देख लिए, तब ऋकार, तो ये अ है और इधर वाला री मिलने से अल बना, और ये वाला ल जो है क्योंकि हल लगा हुआ है इसलिए आधा ल बना। तवल लकारा, माला ऋकारा मालल लकारा, क्योंकि इसमें जो आ मिला हुआ है ये और ये मिलकर अल बना ना, इसलिए इसमें से मात्रा हट गई। और जब हमने इस दोनों को मिलाकर हमने मिलाया तो ये वाला अ जो था वो इसमें मिल गया, ल ये, और ल आधा है, मालल लकारा। ऐसे ही तवल लकारा है ना, अ और री मिलकर अल बन गया ये वाला, है ना। तो अल बनने के कारण जब हमने इसको अलग किया तो वो में से भी, क्योंकि ये अ हट चुका हुआ है तो यहाँ पर हल वाला व बना, लेकिन इस व में ये वाला अ मिल गया तो व पूरा हो गया, और ये वाला ल जो क्योंकि हल वाला है इसलिए इसमें आधा ल लगकर तवल लकारा बन गया। ऐसे ही मालल लकारा बन गया, है ना। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में कैसे देख होगा? वृद्धि संधि का मतलब ये है कि मात्रा की वृद्धि हो जाना, मात्रा की वृद्धि हो जाना, इसलिए इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। इसके नियम ये हैं कि अ और ए पूर्व पद में अ ही होना चाहिए। अभी तक हमने सब में ये देखा है कि पूर्व पद में
अगर अ है, दूसरी तरफ अगर यही स्वर आया तब तो वो दीर्घ स्वर हो गया। अगर आ के साथ ई आया तो ए बन गया। अब हम देख रहे हैं कि आ के साथ अगर ए आया, ये वाला ए आया तो उसकी बड़ी ए, तो इसी का दीर्घ रूप आई हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर भी आ है, चाहे ह्रस्व है चाहे आ दीर्घ है, लेकिन इसके साथ अगर ए या आई आया है तो दोनों को मिलकर एक दीर्घ आई हो जाएगा, है ना। इसको दीर्घ, ये भी दीर्घ में ही कहलाता है, ये भी दीर्घ में ही कहलाता है, लेकिन बोलने में ए और आई ही हो जाता है। ऐसी आ और आई मिलने से आई हो गया, आ और ए मिलने से आई हो गया। तो कैसे, तव एव, तो तवेव जो मात्रा ऊपर है ना ये डबल हो गई, इसीलिए इसको वृद्धि संधि कहते हैं, क्योंकि डबल मात्रा हो जाती। तव एव तवैव, रमा ऐश्वर्यम रमैश्वर्यम, मत ऐक्यम मत ऐक्यम, सदा एव सदैव, इस तरह से शब्द बन जाते हैं मात्राओं के। ठीक है, ऐसे ही ओ के भी उदाहरण है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अ प्लस उ आया हुआ है, अ के साथ अगर उ आए तो ओ हो जाता है। अ पूर्व पद में होना चाहिए, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन अ के बाद अगर उ ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, अ के बाद उ होने से ओ हो जाता है। ये गुण संधि का नियम है। अब इनके उदाहरण भी देख लें, जैसे सूर्य धन उदय लिखा है तो सूर्य य का आ और उ मिलकर ओ बन गया और शब्द बना सूर्योदय। और दूसरा उदाहरण इस तरह से देख सकते हैं, गंगा धन उदकम, तो गंगा आ के बाद उ आया तो गंगोदकम शब्द बना। इसी तरह से नर उत्तम तो नरोत्तम शब्द बना, यानी अ के बाद अगर उ आए तो ओ गुण बन जाता है।